हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। वर्ब के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके एडवांस यूजेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हमारा कोई भी सेंटेंस हो इंग्लिश का तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है और फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है उसको इंडिकेट करता है, वर्ब जो काम किया जा रहा है उसको इंडिकेट किया जाता है और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है उस काम का रेफरेंस क्या होता है। जैसा कि इस सेंटेंस में है, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राम हमारा सब्जेक्ट है, इज़ प्लेइंग हमारी वर्ब है, खेल रहा है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी राम फुटबॉल खेल रहा है। लेकिन अगर मैं इज़ प्लेइंग यानी इसकी वर्ब को हटा दूं तो हमारा सेंटेंस रह जाएगा राम और फुटबॉल। तो क्या ये अभी भी एक सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ब जो होती है किसी भी सेंटेंस की बेस होती है। अगर आप उसकी वर्ब को ही हटा देते हैं तो सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं रहता है। इसीलिए हर सेंटेंस को एक प्रॉपर मीनिंग देने के लिए हमें वर्ब की ज़रूरत होती है। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब आर वर्ड्स, वो शब्द दैट शो एन एक्शन, जो किसी एक्शन को शो करते हैं, किसी अकरेंस को शो करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, यानी किसी कार्य को, किसी कार्य की अवस्था को या फिर किसी कार्य की स्थिति को इंगित करते हैं। तो वे सभी शब्द वर्ब कहलाते हैं। और हर सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो ना, उसमें हमारा वर्ब होना मस्ट है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। या हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें या तो कोई काम होगा या कोई सिचुएशन होगी या कोई स्थिति होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बिना इन शब्दों के, बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले वर्ब के बारे में समझेंगे, फिर वर्ब के जो कुछ प्रकार हैं जो उनके अलग अलग यूजेस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड किए हुए हैं, जो इंग्लिश ग्रामर में डिवाइड किए जाते हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। इस वीडियो के बाद में वर्ब से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम वर्ब का डिवाइडेशन पढ़ेंगे। वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। वही कई वर्ब ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट लगाया किस आधार पर जाता है कि उसकी वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अगर बिना ऑब्जेक्ट के भी वो वर्ब अपना मीनिंग कंप्लीट कर रही है तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट के यूजेस के अकॉर्डिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सक्रमक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब अपना सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो वो सेंटेंसेस हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो वर्ब है बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेती है। तो जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के मीनिंग कंप्लीट कर रही है उन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के साथ अपना मीनिंग कंप्लीट करते हैं उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब के वाक्य में ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बिना ऑब्जेक्ट के वर्ब अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती है, कुछ अधूरा सा लगता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, शी ओपन्ड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ए बॉक्स, लेकिन अगर हम ए बॉक्स हटा दें तो सेंटेंस हमारा रह जाएगा शी ओपन्ड, उसने खोला। लेकिन ये सेंटेंस पूरा नहीं है, उसने क्या खोला। हम अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ इनकम्प्लीट सा है। जो ये इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करने के लिए इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और इसीलिए ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ गए हम लोग? अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी इनट्रांजिटिव यानी अक्रमक वर्ब पे। वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है, इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये वर्ब अपनी कंप्लीट मीनिंग रखती है और इन्हें अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि शी इज़ स्लीपिंग, कोई लड़की है जो सो रही है। अब सो रही है तो यहाँ पे आपको कोई कमी महसूस हो रही है सेंटेंस के अंदर? ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। सो रही है, ये सोने की क्रिया की जा रही है। इसके साथ आप कुछ भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे लगेगा ही नहीं कोई ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के ये वर्ब अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रही है। तो अब हम समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती।
अब इन्हें पहचानेंगे कैसे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो इन्हें पहचानने के लिए हम दो क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस के अंदर, क्या और किससे। जैसे कि इन्हीं सेंटेंसेस में करके देखते हैं। शी ओपनड ए बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। इसके ऑब्जेक्ट को हटा करके हम वहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे, उसने क्या खोला, उसने बॉक्स खोला, ये हमारा सेंटेंस है। हम ये पूछेंगे कि उसने क्या खोला, तो हमारे यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है कि हाँ उसने बॉक्स खोला। मतलब ये सक्रमक क्रिया है, ये हमें हमारा कर्म तक पहुँचाते, बिना कर्म के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें शी इज़ स्लीपिंग की, वो सो रही है, यहाँ पे भी हम ये क्या लगा करके देखते हैं कि वह क्या सो रही है। नहीं, इस क्वेश्चन का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो सो रही है ये सेंटेंस अपने आप में ही कंप्लीट है। इसीलिए हम ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट के आधार पर जो डिवाइडेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, वो हम समझ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इनको समझने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्या और किससे। ही लाफ, वह हंसा, वह क्या हंसा, नहीं, ये हमारी है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ही जम्प्ड, वह कूदा, वह क्या कूदा, नहीं, यहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारा इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट है हमारा मानसी इज़ कुकिंग फूड, मानसी खाना बना रही है। मानसी क्या बना रही है, जी हाँ, यहाँ पे हमारा क्या सूट हो गया है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट अगर हटा दिया जाए तो मानसी इज़ कुकिंग, मानसी पका रही है, क्या पका रही है, खाना। और इस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो ये हमारी हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है विशाखा हैज़ ए ग्रीन बैग, विशाखा के पास एक हरा बैग है। विशाखा के पास क्या है, यहाँ पे भी हम ये क्या क्वेश्चन से ये पर्टिकुलर वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम समझ गए हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है सक्रमक क्रिया है और इंट्रांजिटिव वर्ब अक्रमक क्रिया है, उनका यूज़ कहाँ होगा और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब का वह क्लासिफिकेशन जिसमें हमारी वर्ब की चेंज होने की एबिलिटी के हिसाब से उसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास दो डिवाइडेशन है, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो होती है जब वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदल जाती है, उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है। और इनफाइनाइट वर्ब वो होती है जब वे टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। कैसे, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे फाइनाइट वर्ब्स को। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है, टेंस की और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, शी इज़ डांसिंग, वह डांस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शी जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज़ लगाया। अगर वी होता, बहुवचन होता या प्लूरल होता, वी होता, तो यहाँ पे वी आर डांसिंग हो जाता। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास वर्ब है डांस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वी डांस्ड, हमने डांस किया। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है पास्ट में आ गया, तो प्रेजेंट में ये था, पास्ट में यहाँ पे आ गया, तो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज होने पर भी जो हमारी वर्ब है वो चेंज हो रही है। मतलब जो फाइनाइट वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि शी इज डांसिंग, वी डांस्ड, फॉर्म सेम ही है लेकिन ये चेंज हो रही है दोनों जगह। फाइनाइट वर्ब हम समझ चुके हैं। अब फाइनाइट वर्ब को हम डिटेल से देखेंगे। फाइनाइट वर्ब जो होती है हमारी, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है हमारी मेन वर्ब। पहले हम मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मेन वर्ब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो भी काम किया गया हो, वॉट इज़ डन रेफर्स इन इट। मेन वर्ब जो भी काम किया जाता है उससे रेफर करती है, उसकी तरफ इशारा करती है, उसको इंगित करती है। वाक्य में जो मुख्य क्रिया के रूप में होती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सहायक क्रिया जो हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है, ये हेल्प करती है मेन वर्ब की, टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो वर्ब की हेल्प लेती है मेन वर्ब, वो सारी वर्ब्स कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ में यूज़ की जाती है। तो फिर ये एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, एक्सिलरी वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन अगर हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है
तो एट दैट कंडीशन वी यूज़ एक्सिलरी वर्ब एज मेन वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी एक्सिलरी वर्ब है, जो होती हेल्पिंग वर्ब ही है, तो उन्हें हम चेंज करके मेन वर्ब की तरह ही यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ये आगे हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब होती है उसके कुछ एग्जांपल्स ये रहे, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, can, could, be, do, have, has, need और dare। इसे हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी जो मॉडल्स होती है वो सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब में इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ought to, कैन और कुड। ये सारी हमारी मॉडल वर्ब है और एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। ये मेन वर्ब की सपोर्टर होती है, ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ नहीं होती है। वहीं पे हमारी कुछ एक्सिलरी वर्ब भी होती है, बी, डू, हैज़, हैव, नीड और डेयर। बी की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में अगर हम यूज़ करते हैं बी को, इज़, एम, आर। जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़, एम, आर होती है और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर होती है। लेकिन दिस इज़ अ पेन, ये सेंटेंस है, इसमें हमारी वर्ब कहाँ है, तो इसमें हमारी वर्ब है इज़, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो मेन वर्ब है वो मिसिंग है और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो ऐसी वर्ब्स को हम एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ क्लियर नाउ। ऐसा ही हमारे डू और डज के साथ होता है। डू का मतलब होता है किसी काम को करना और बी का मतलब होता है होना। हैज़, हैव पोजीशन को दिखाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। नीड आवश्यकता को भी दिखाता है और डेयर मतलब डेयर टू जैसे अपन यूज़ करते हैं मॉडल के रूप में भी यूज़ करते हैं और ये हमारी मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास 3 सेंटेंसेस हैं। ही हैज़ ए रेड कार, उसके पास रेड कार है। यहाँ पे हमारे पास हैज़ है लेकिन हमारे पास मेन वर्ब नहीं है, तो जो हमारा हैज़ है ना ये एज ए मेन वर्ब यूज़ किया गया है। वहीं हमारा दूसरा सेंटेंस है ही हैज़ बॉट ए रेड कार, उसने एक रेड कार खरीदी, रेड कार खरीदी उसने, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है ही हैज़ टू बाई अ रेड कार। ये सेंटेंसेस का फॉर्म अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ये इनफाइनाइट सेंटेंस में आएगा। इनफाइनाइट का इन्फिनेटिव फॉर्म है ये, इसे हम आगे वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में 2 वर्ब यूज़ करनी है, 2 मेन वर्ब यूज़ करनी है, तो हम जो दूसरी मेन वर्ब जो यूज़ करते हैं वो इन्फिनेटिव के रूप में यूज़ करेंगे, वर्ब के आगे टू लगा करके, जो एक इनफाइनाइट का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पे भी ये जो हैज़ टू बाई आया है ना, इसका ये जो हैज़ है ये हमारी मेन वर्ब है और टू बाई ये इसकी इन्फिनेटिव फॉर्म है। सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फाइनाइट में हम हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हमारी मेन वर्ब की। मेन वर्ब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मुख्य क्रिया, जो मुख्य काम करती है ना किसी भी सेंटेंस के अंदर, वो हमारी मुख्य क्रिया होती है। अब मुख्य क्रिया में क्या होता है, कोई भी काम जो किया जा रहा हो, जैसे कि स्लिप, पनिश, प्रूव, रिप्लाई, रिमेंबर, जितने भी काम होते हैं दुनिया में, जितने भी सिचुएशन होती है, जितने भी स्थिति को स्पष्ट करने वाले शब्द होते हैं ना कि हाँ ये काम किया जा रहा है, ये चीज़ है, तो सभी मेन वर्ब होती है जहाँ पे कुछ होना दिखाया जाता है। अब मेन वर्ब क्या होती है, कुछ काम होने का संकेत देती है, जैसे कि द बॉय वॉज रनिंग, लड़का तोड़ रहा था। ही वुड बी देयर इन 5 मिनट्स, वो वहाँ पे केवल 5 मिनट में होगा। बी हमने पढ़ा था एक्सिलरी वर्ब है, होना सेंस देता है, तो इसी तरह जो वुड बी देयर इन 5 मिनट्स, इस सेंटेंस के अंदर बी इसकी मेन वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब भी है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब कहाँ, जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो इसे हम एज ए मेन वर्ब ही यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारी मेन वर्ब होती है वो 5 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है, जो सबसे पहली फॉर्म होती है ना जिसमें कुछ भी नहीं लगा होता, जो सिंपल सबसे पहले जो स्पेलिंग एज ए स्पेलिंग हम याद करते हैं, जैसे कि सोने की स्लिप, तो वो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जो हमारी सेकंड फॉर्म होती है उसे हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, जो थर्ड फॉर्म होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं,
फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी वाली। किसी भी वर्ब के पीछे अगर आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो आईएनजी फॉर्म होते हैं, जिसे हम जिरंड फॉर्म भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारी फिफ्थ है एस या ईएस वाली फॉर्म, जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है। तो ये होती है हमारी मेन वर्ब की 5 फॉर्म: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड एस या ईएस फॉर्म। ठीक है, अब किसी भी वर्ब को इन 5 सेंस में चेंज कैसे किया जाता है, तो उन्हें पढ़ने के हमारे कुछ रूल्स होते हैं। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जितने भी हमारी वर्ब्स होती हैं ना, उनमें 95% वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम उनके लास्ट में ईडी ऐड कर देते हैं। तो हमें ये 95 वर्ब्स याद नहीं करनी है, हमें केवल वो 5% वर्ब्स याद करनी है जिनके पीछे ईडी लग करके उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है। तो यहाँ पे हम वही रूल्स पढ़ेंगे, हम वही वर्ब्स याद कर रहे हैं जिनके पीछे ईडी नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके अंदर जो वोवेल्स होते हैं ना, उनको चेंज करके हम उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि अराइज, अराइज यानी उदय होना, सेकंड फॉर्म होगी अरोज। आई को हटा करके ओ कर दिया, आई की जगह हमने अगर ओ लगाया तो ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई। और अराइज के लास्ट में अगर हमने एन लगा दिया तो ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। और लास्ट में आईएनजी तो आईएनजी फॉर्म होगी यानी जिरंड फॉर्म होगी। और लास्ट में एस या एस लगा करके हमने इसकी एस या एस फॉर्म बना दी। इसी तरह जितने भी ये वर्ड्स हैं, अवेक, ए को ओ बना करके सेकंड फॉर्म और लास्ट में एन लगा करके हमने इसकी थर्ड फॉर्म बना दी। तो ये सारी वही फॉर्म है जिसमें वोवेल का चेंज करके हम इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। आईएनजी फॉर्म में केवल आईएनजी लगेगा और एस या एस लगेगा। इसके बाद में जैसा कि हमने बात की थी कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है 95% जिनके लास्ट में ईडी लगा देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो इन्हें तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है लास्ट में। जैसे कि एक बार हम इस ध्यान ज़रूर रखेंगे कि कौन कौन सी जो हमारी वर्ब्स हैं उनके लास्ट में ईडी लगेगा। जैसे कि हमारा वर्ड है ऐड, ऐड के आगे हम ईडी लगाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एडेड, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी एडेड। इसके बाद में जो है एडमायर, एडवाइज, अलो, आंसर, अपॉइंट, अपीयर, अराइव, अरेस्ट, आस्क, अटैक, बार्क, ये सारी फॉर्म वो है जिनके लास्ट में अगर हम ईडी ऐड कर देंगे तो ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। लास्ट में कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई चेंज नहीं होता, तीनों सेम होती है। और तीनों अगर सेकंड फॉर्म की जगह यूज़ करना होता है तो भी वही फॉर्म यूज़ होती है जो फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ हो रही है। देखते हैं हम कौन सी ऐसी वर्ब्स है, जैसे कि बिड, बिड और बिड, ये तीनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। इन्हें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यह ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब होती है जिनकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म सिमिलर होती है। ये कुछ वर्ब्स है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम जो हमारी मेन वर्ब होती है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे 5 टाइप्स होते हैं, इसके 5 तरह की होती है। 5 तरह की हम मेन वर्ब समझ चुके हैं, कैसे कैसे इसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ये चेंज होती है हम ये भी समझ चुके हैं। तो अब हमारा जो फाइनाइट वर्ब का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे हमारी इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में। इनफाइनाइट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं? इनफाइनाइट वर्ब्स होती फाइनाइट वर्ब्स ही है, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो न टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है न हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। फाइनाइट वर्ब्स में टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था वर्ब के अंदर, लेकिन इनफाइनाइट वर्ब के अंदर सब्जेक्ट के और टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इनफाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती है। पहली होती है इन्फिनेटिव, दूसरी होती है जेरेंट और तीसरी होती है पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल जैसे कि हमने मेन वर्ब के 5 पार्ट पढ़े थे, उसमें से हमारा पास्ट पार्टिसिपल था और प्रेजेंट पार्टिसिपल था। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आईएनजी लगा रहे थे, मतलब वो हमारी जेरेंट फॉर्म थी। लेकिन ये पार्टिसिपल है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव के बारे में। इन्फिनेटिव क्या होता है? जितनी भी हमारी फाइनाइट वाली वर्ब्स होती हैं ना, उनके आगे
अगर टू लगा दिया जाता है तो वो हमारी बन जाती है इन्फिनेटिव। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, यानी टू के पीछे अगर हम किसी वर्ब की यूज़ करेंगे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर टू लग जाएगा तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाएगा। इनका यूज़ वाक्य में नाउन और वर्ब दोनों के रूप में किया जाएगा। नाउन या वर्ब दोनों के रूप में कैसे किया जाएगा, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। टू डांस इज़ ए गुड एक्सरसाइज। डांस करना एक अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे हमारे सेंटेंस शुरू होता है टू डांस से, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है नहीं, ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये यहाँ पे यूज़ हुआ है एज ए सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट का हमारी वर्ब कौन सी है, इज़। तो टू डांस यानी हमारा इन्फिनेटिव है और यूज़ कैसे हुआ है, सब्जेक्ट की तरह। तो जब किसी भी फाइनाइट वर्ब के आगे टू लग जाता है तो इन्फिनेटिव बन जाती है और इसे हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलना चाहता है। एक सेंटेंस है जिसके अंदर हमारी दो वर्ब यूज़ की गई है, पहली वांट से दूसरी प्ले है। दोनों वर्ब में एक वर्ब जो है वो तो फाइनाइट वर्ब है, यानी जो चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और दूसरी वर्ब है हमारी इन्फिनेटिव वाली जो नो चेंज है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो अब हम समझ गए कि नाउन की तरह कैसे यूज़ किया जाएगा। नाउन की तरह या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाएगा, वर्ब के साथ कनेक्ट करके। अगर एक सेंटेंस में हमें दो वर्ब यूज़ करनी है तो उसमें हम टू लगा करके हमारा जो इन्फिनेटिव वाला फॉर्म है वो ऐड कर देंगे, तो वहाँ पे हम दो वर्ब यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में जो जिरंड फॉर्म होती है हमारी, उसे हम समझते हैं। ये क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है इनके साथ। वाक्य में सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसे हम अच्छे से समझ पाएंगे। प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। यहाँ पे प्लेइंग है, लेकिन क्या ये वर्ब है, नहीं, ये प्लेइंग क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट होने का एक रीज़न तो क्या है, सबसे पहला रीज़न तो हमारा ये है कि हमारा जो ये प्लेइंग है इसके पहले आया है। अगर ये इसके बाद में आता तो ये हमारा वर्ब ही होता, लेकिन ये इस जो है वो वर्ब है सेंटेंस की, और इससे पहले प्लेइंग आया है। तो इससे पहले प्लेइंग जिरंड फॉर्म में आया है तो ये वर्ब का सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाएगा। तो प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी। आई लव राइटिंग। आई लव राइटिंग, तो राइटिंग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का। क्यों, क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव हमारा मेन वर्ब हो गया, और ये जो राइटिंग है ये लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारी होगी जिरंड फॉर्म जो होती है वाक्य के सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की जा सकती है। अब बात करते हैं हम जो पार्टिसिपल फॉर्म है हमारी उसके बारे में। पार्टिसिपल कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव यानी जो हमारी नाउन की क्वालिफिकेशन जो बताता है, स्पेसिफिकेशन बताता है, स्पेशलिटी बताता है, तो हमारा एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, A drunk man was passing by the road। एक पिया हुआ आदमी रोड के साथ जा रहा था, रोड के पास से गुजर रहा था, ठीक है। यहाँ पे इस मैन की क्वालिटी क्या है, मैन ड्रंक है। ड्रंक हमारी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ की जाती है। तो ए ड्रंक मैन, जैसे वांटेड क्रिमिनल होता है, आगे हम पढ़ेंगे, वांटेड क्रिमिनल होता है तो वो भी सेंटेंस की एडजेक्टिव फॉर्म ही होती है। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि इनफाइनाइट वर्ब्स जो होती है वो तीन तरह की होती है। तीनों तरह की में कहाँ कहाँ किस किस तरह इनको यूज़ किया जा सकता है ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इन्फिनेटिव के बारे में। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नाउन की तरह और वर्ब की तरह दोनों की तरह यूज़ किया जा सकता है। जब इन्हें नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तो ये सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों रूप में आ सकती है, क्योंकि हमारा नाउन ही तो होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इसके बाद में अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो ये वर्ब के साथ भी यूज होती है किसी भी काम पर एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर प्रभाव बनाने के लिए। जैसे कि टू प्ले क्रिकेट इज़ माई माइंड फ्रेशिंग एक्टिविटी, इज़ ए माइंड फ्रेशिंग एक्टिविटी फॉर हिम। उसके लिए माइंड फ्रेशिंग एक्टिविटी है क्रिकेट खेलना।
ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ। ही वांट टू हेल्प पीपुल, ही वांट्स टू हेल्प पीपुल, वह लोगों की मदद करना चाहता है। ही वांट्स आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप, ही वांट्स टू हेल्प पीपुल, ठीक है, लोगों की मदद करना चाहता है। तो यहाँ पे जो टू हेल्प है ना, ये भी हमारी इन्फिनेटिव वर्ब है, जिसे हम टू वर्ब एज ए वर्ब के रूप में इसने यूज़ किया गया है, ठीक है। दूसरी है हमारी जिरेंट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लग जाता है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो इस फॉर्म को हम एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईएनजी लगने के बाद में इसे नाउन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ किया जाएगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लाइक हर स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस क्या है? एडजेक्टिव है। स्माइलिंग क्या है? क्वालिटी है। किसकी है? फेस की है। जो स्माइलिंग है ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है हमारी नाउन जो कि फेस है इसके लिए। तो जिरेंट फॉर्म का एज ए एडजेक्टिव यूज ऐसे हो गया। उसके बाद में अगर एज ए सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना देखना है हमें, तो हम करेंगे स्टॉप क्राइंग। क्राइंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। तो इनफाइनाइट में हम इन्फिनेटिव फॉर्म को और जेरेंट फॉर्म को समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे हमारी पार्टिसिपल फॉर्म को। पार्टिसिपल फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और एज ए एडजेक्टिव यूज़ की जाती है। कैसे? स्पोकन इंग्लिश कोर्स इज़ अवेलेबल हियर। यहाँ पर स्पोकन कोर्स, स्पोकन हमारी वर्ब भी है लेकिन यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज़ की गई जो इंग्लिश की क्वालिटी बता रही है। इंग्लिश के लिए जो हमारी नाउन है इंग्लिश, उसके लिए एज ए एडजेक्टिव यूज़ की गई है। इसके साथ ही इज़ ए वांटेड क्रिमिनल, क्रिमिनल के लिए वांटेड वर्ड का यूज़ किया गया है। बस हम समझ गए कि हमारी जो इनफाइनाइट वर्ब्स होती है वो कैसे यूज़ की जाती है और कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। जब हम वर्ब को अच्छे से समझ ही चुके हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी जगह कौन कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है, तो इसके साथ साथ हम कुछ वर्ड्स को और ध्यान रखेंगे। ये कौन से वर्ड्स होते हैं? ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ अपने पर्टिकुलर वर्ब को लेकर के चलते हैं। जैसे कि अगर हम लंच की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलेंगे हैव लंच, लंच, गुड टाइम या डे, शॉवर, कन्वर्जेशन और ड्रीम। ये कुछ शब्द हैं जिनके साथ अगर हमें वर्ब का यूज़ करना है तो हमेशा हैव वर्ब के साथ इसका यूज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ एक्शन, एडवांटेज, एग्ज़ाम और टाइम, अगर इन वर्ड्स के साथ में हमें कुछ यूज़ करना है, कुछ वर्ब को यूज़ करना है, तो वहाँ पे ये टेक वर्ब यूज़ की जाएगी। ये फिक्स वर्ब होती है। इन पर्टिकुलर टर्म्स के साथ में, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के साथ में इन्हीं वर्ब्स का यूज किया जाएगा। जैसे कि ए गेस्चर, ए नॉइज, प्रॉमिस, रिक्वेस्ट, इन सब के साथ हमारी जो वर्ब आएगी वो होगी मेक, लॉन्च के साथ स्कीम, हेल्प के साथ रेंडर और एजुकेशन के साथ इम्पार्ट। ये सारी वर्ब जो है फिक्स वर्ब्स होती है, इनका फिक्स होता है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ में ही यूज़ की जाती है। तो हैंस वी हैव रीच्ड एट द एंड ऑफ द आवर वीडियो। हम अपने वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि वर्ब का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, अब तक हम केवल इतना ही पढ़ते आए हैं कि एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन वर्ब को आज हमने ढंग से पढ़ा कि वर्ब को ऑब्जेक्ट के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं, ट्रांजिटिव यानी सक्रमक जो ऑब्जेक्ट के साथ होती है, इंट्रांजिटिव यानी जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में जो वर्ब है अगर वो टेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है तब उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाली फाइनाइट वर्ब, और अगर चेंज नहीं होती है तो इनफाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के भी दो भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब। और जो इनफाइनाइट वर्ब होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव्स यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में हमने देखा है। इसके साथ साथ हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी समझे हैं कि एज ए सब्जेक्ट अगर यूज़ की जाएगी तो कैसे की जाएगी, एज ए एडजेक्टिव यूज़ की जाएगी तो कैसे की जाएगी। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।